आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है इसमें हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज़ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, मैं वो एस्पेक्ट्स ले रहा हूँ जहाँ पर आपका क्या होगा, आप मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर आपको बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स में 10% इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये इन्वेस्टमेंट की जगह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इन्वेस्टमेंट से पहले ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है ये? इंटरेस्ट होता है, इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे ये कॉमन मिस्टेक कर पाते हैं, इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं या उन्हें याद नहीं रहता या उन्हें ट्रीटमेंट पता नहीं है। देखिए, क्वेश्चन कहेगा नहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या करना है, आपको इसका ट्रीटमेंट दिखाना होगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ये वो पैसा है जो आपने किसी कंपनी में लगा रखा है। हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट जो है आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वहाँ के शेयर्स ख़रीदे हों या वहाँ के डिबेंचर्स आपने परचेज़ करे हों तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी असेट्स है, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो जब इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपकी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो है। क्लियर हो गई बात? तो अब देखिए, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000 रुपये, ये 1,50,000 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, 10,000 रुपये 10% आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप रिसीव करोगे। जब आप रिसीव करोगे तो पैसा आ रहा है तो इसे बोलते हैं इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक तो ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। दूसरा, इसका जो ट्रीटमेंट रहता है जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद उसमें एक ऐड करते हैं आइटम्स टू बी एडिड और फिर माइनस करते हैं आइटम्स टू बी डिडक्टेड। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आइटम्स टू बी डिडक्टेड में भी आएगा। तो मेरा यहाँ पॉइंट बताने का ये है कि क्वेश्चन कहेगा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है, कुछ मतलब साइलेंट रहेगा, लेकिन आपको इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करके दिखाना है। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यानी कि आपके पास से और पैसा गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसा रियलाइज़ कर लिया, वो इनफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। देखिए, आपने ये अच्छे से पढ़ रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है ये आपको करंट लाइबिलिटीज़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? करंट लाइबिलिटीज़ में मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के आगे नोट नंबर भी हो सकता है और नहीं भी। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के आगे नोट नंबर है तो याद रखना इसमें हमेशा क्या गिवन होता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। क्या गिवन होता है? प्रोविज़न फॉर टैक्स। पहले इसमें प्रपोज डिविडेंड भी आता था, लेकिन अब शॉर्ट टर्म प्रोविज़न से प्रपोज डिविडेंड को हटा दिया गया है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। और प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट आपको पता है क्या है, जब एडजस्टमेंट गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट कैसे निकलता है। मान लीजिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है वो उसके आगे नोट नंबर नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है बट उसके आगे नोट नंबर नहीं है। अब इसे क्या करें? अगर नोट नंबर नहीं है तो आप ये मानकर चलना, ये अज्यूम कर लेना कि ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न प्रोविज़न फॉर टैक्स है। क्या है ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न? प्रोविज़न फॉर टैक्स है। चाहे इसके आगे नोट नंबर हो या ना हो, आपको इसे प्रोविज़न फॉर टैक्स मानना है। और दूसरी बात, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न करंट लाइबिलिटीज़ में गिवन होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का सीएफएस में ट्रीटमेंट बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को हम बिल्कुल भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ के तौर पर नहीं लेंगे।
हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ के तौर पर नहीं लेंगे, क्योंकि इसका अपना ट्रीटमेंट है। इस बात को याद रखना, मैंने यहाँ बताया भी, वॉन्ट बी कंसिडर्ड फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। आई थिंक ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं? एक तरह का लोन है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर इसके आगे नोट नंबर मिला तो वहाँ या तो आपको मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट या आपको मिलेगा कैश क्रेडिट। ये सारे लोन ही हैं। शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के आगे नोट नंबर है तो आपको ये मिल जाएगा। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ के तौर पर नहीं लेंगे। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका ट्रीटमेंट आपको पता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा, इसका मतलब आपने और पैसा लिया, पैसा लेंगे तो इनफ्लो आपका होगा, क्लियर है बात। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कम हो रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब आपने लोन की पेमेंट कर दी, आपका आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग का। अगर मान लो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है, इसके आगे नोट नंबर नहीं है बट डायरेक्ट गिवन है और ये बढ़ रहा है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एक तरह का लोन है। अगर 1 लाख से 1,50,000 हो जाएगा तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ गई। बोरोइंग्स बढ़ेंगी कब? जब आप और उधार पैसा लेंगे। उधार पैसा लेंगे तो आपके पास पैसा आएगा तो इनफ्लो होगा, तो वहाँ आप लिखेंगे बोरोइंग्स फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर इंक्रीज हो रहा है और अगर डिक्रीज हो रहा है तो पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पॉइंट यहाँ पर ये है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो, इन दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ के तौर पर बिल्कुल भी नहीं लेना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स में ये प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, और ये हमारा नोट नंबर गिवन भी हो सकता है या नहीं भी, इसे हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स मानना है। अब एक आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है करंट असेट्स में, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्या आता है? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। देखिए, अगर सिर्फ इतना मैं कहूँ शॉर्ट टर्म लोन, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब ये हो गया, ये वो पैसा है जो कंपनी ने किसी को दिया है, इसीलिए करंट असेट्स में आया है। कहाँ पर आया है ये? करंट असेट्स में आया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस क्वेश्चन में दे रखा है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस क्वेश्चन में दे रखा है, करंट असेट्स में गिवन होगा, क्लियर हो गई बात ये, तो इसका मतलब ये वो पैसा है जो कंपनी ने किसी को दिया है, क्लियर हो गई बात। अब मान लो ये, जैसे ये 2 साल ले लीजिए, ये आपका 31 मार्च 2022 है और ये 31 मार्च 2023 है। अगर यहाँ 1,50,000 है और यहाँ 1,20,000 है, तो 1,20,000 से 1,50,000 हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पिछले साल कंपनी ने 1,20,000 का लोन किसी को एडवांस दिया था, इस साल के आखिर 1.5 लाख का हो गया, यानी कि और दे दिया। जब कंपनी किसी को और लोन का अमाउंट देगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस बढ़ रहा है तो वो आउटफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। क्या होता है? आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का होता है। और अगर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कम हो रहा है, इसका मतलब कंपनी के पास, कंपनी ने जो उधार पैसा दिया था, जो उधार एडवांस दिया था, वो वापस आ गया है। वापस आएगा तो इनफ्लो होगा, अगर ये डिक्रीज़ होगा तो इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो इस पे मेनली फोकस रखिएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो होता है वो आपका करंट असेट्स में, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। क्या है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाता है ये। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में आएगा, लेकिन अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उससे पहले परसेंटेज है,
ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। अगर इंक्रीज़ होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ये इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहलाता है, और अगर ये कम होता है तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहलाता है। बड़े या कम हो, हमारा कंसर्न क्या है, ये परसेंटेज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है 10% अगर यहाँ गिवन है, 8% 9% वो डिविडेंड का रेट है। क्वेश्चन कहे या ना कहे, आपको प्रेफरेंस शेयर्स क्या करना है, इस पे डिविडेंड पे करना। अच्छा, एक बात और प्रूफ हो जाती है, अगर क्वेश्चन में देखिए आपने इंटरिम डिविडेंड भी पे कर रखा है, आप जहाँ पर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले परसेंटेज आए ना, उस क्वेश्चन में देखिएगा ज़रूर या तो प्रपोज डिविडेंड पे होगा या इंटरिम डिविडेंड पे होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है, देखिए आपने वो EBIT वाली टेबल करी थी, EBIT वाली जो टेबल आप करते हो, ये आप EBIT में से क्या करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, EBT आता है, फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करते हो, आपका EAT आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर हो गई बात। मैं आपको बताऊं, फिर आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आपका आएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी आता है, इसमें से कुछ पैसा अगर रोक लेते हैं कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए तो उसे रिटेन्ड अर्निंग्स हम बोलते हैं, और बाकी जो पैसा हम बांट देते हैं वो डिविडेंड होता है। और ये जो डिविडेंड होता है ना, जो इक्विटी वालों को दिया जाता है, ये या तो इंटरिम डिविडेंड होता है या ये प्रपोज डिविडेंड होता है। अब अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया जा रहा है या इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है, इसका मतलब इसका तो नंबर बाद में आएगा, इससे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड को दिखाना ज़रूरी है अगर ये परसेंटेज गिवन है। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। जो वो चार चीज़ें हम ऐड करते हैं ना, उसी में नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा आउटफ्लो हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग बैलेंस पे हम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेंगे। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए, इंटरिम डिविडेंड हमेशा आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, एक ही फिगर गिवन होती है। इंटरिम डिविडेंड आपको पता है नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं और आउटफ्लो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। अब अगर यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन 1 2023, मतलब एक स्पेसिफिक डेट दे दी, या ये कहा भाई कोई सी भी डेट हो, 1 जनवरी नहीं, 1 दिसंबर, 17 नवंबर, कोई सी भी डेट हो, या ये लिखा होगा मस्ट बी पेड विद इन फाइनेंशियल ईयर। आपको बस ये देखना है इंटरिम डिविडेंड जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ना, जैसे आपका ये फाइनेंशियल ईयर है 21-22, भाई ये देखो 21-22 में पे हुआ है या नहीं, चाहे वो एक पर्टिकुलर डेट दे रखी हो फाइनेंशियल ईयर के बीच की, या ये लिखा हो कि विद इन फाइनेंशियल ईयर आपको इंटरिम डिविडेंड देना है। क्लियर है बात, इसमें कोई मंथ्स कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, बस ये चेक करो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने इंटरिम डिविडेंड पे करा है। तो ये पॉइंट बताने का मकसद यही था कि अगर इंटरिम डिविडेंड के साथ डेट आ जाए तो डेट से घबराना मत, वो इंटरिम डिविडेंड आप पे कर देना। क्लियर हो गई बात ये। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखें, आपने देखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस में जो रिजर्व गिवन होता है ना, यूजुअली वो जनरल रिजर्व होता है। क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं, जनरल रिजर्व के अलावा भी 3 रिजर्व आ सकते हैं वहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व आ सकता है, कैपिटल रिजर्व आ सकता है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक क्वेश्चन में दे रखा था। कोई बात नहीं, कोई सा भी रिजर्व हो, याद रखिएगा, कोई सा भी रिजर्व हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व हो, या वो आपका ये हो WCF हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, या जनरल रिजर्व, बनते तो ये प्रॉफिट में से हैं। अब ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, ये हमने क्या करा, प्रॉफिट में से निकाला। जैसा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है वैसे ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का ट्रीटमेंट है, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है। अगर ये बढ़ेगा, जैसे जनरल रिजर्व बढ़ता है तो आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, इसी तरीके से WCF अगर बढ़ेगा तो WCF नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर WCF कम हो रहा है
तो ये नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। जैसे जनरल रिजर्व अगर कम होता है तो वो माइनस हो जाता है। तो WCF का ट्रीटमेंट वही है जो जनरल रिजर्व का है। आगे मैं बताऊंगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का क्या कॉन्सेप्ट है और आपका कैपिटल रिजर्व का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ज़रा हम बात करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है, क्या गिवन है, रिफंड ऑफ टैक्स अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो आप याद रखना, एक तो हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो ये ऐड होगा। आप याद रखिएगा, आप नेट प्रॉफिट में 4 चीज़ें ऐड करते हो, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। ये चारों ऐड करने के बाद रिफंड ऑफ टैक्स को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वहाँ से लिखा हुआ है लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो रिफंड ऑफ टैक्स का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट भी रिफंड ऑफ टैक्स का आपके क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये हैं कि देखिए, अगर आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में इस तरीके से दे रखा है, डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपके पास डिबेंचर हैं इन्वेस्टमेंट की तरह या शेयर्स हैं इन्वेस्टमेंट की तरह, इसका मतलब ये है ये आपकी असेट्स है। आपने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा और उस इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो पैसा कंपनी को दिया उसके बदले डिबेंचर्स ले लिए। उस इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो कंपनी को पैसा दिया उसके बदले शेयर्स आपने ले लिए। तो कई बार आप क्वेश्चन में देखेंगे बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स में लिखा होता है शेयर्स ऑफ ABC कंपनी। आपने ABC कंपनी के शेयर्स ख़रीद रखे हैं, यानी कि ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ABC कंपनी के शेयर्स आपने ख़रीद रखे हैं, इसका मतलब आपने अपना पैसा वहाँ लगा दिया, वो इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इस शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलेगा अगर क्वेश्चन में गिवन है, जिसे हम बोलेंगे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। और दोनों ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए इन्वेस्टिंग का ये इनफ्लो है और दोनों ही आइटम्स टू बी डिडक्टेड में दिखा दिए जाएंगे। आई थिंक ये पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको एडजस्टमेंट में बोनस शेयर्स दे रखे हैं तो बोनस शेयर्स कभी भी CFS में नहीं आते। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके की लाइन मिले, रयान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, आप इसे कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब मैं चलिए कुछ और पॉइंट्स इम्पोर्टेंट वो लेता हूँ जो हमें CFS के अभी डिस्कस करने हैं, देखते हैं। देखिए, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, अगर डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव भी। डेफिनेशन बस यही लिखिएगा अगर आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो दिखाता है कैश का फ्लो। अब कैश का फ्लो यानी कि कैश का आना और जाना। अब ये कैश का आना और जाना किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, डूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ जो मुझे पॉइंट बताना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, कैश इक्विवेलेंट। क्या बताना है, कैश इक्विवेलेंट का एग्ज़ाम्पल मुझे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम कैश इक्विवेलेंट का एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं। कैश इक्विवेलेंट कई बार एग्ज़ाम में 1 नंबर में डेफिनेशन आई है और आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। देखिए, यहाँ पर ये टर्म है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या है,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका मतलब ये हो गया जो कैश है वो, और कैश इक्विवेलेंट वो चीज़ें जो कैश के बराबर हैं मानी जाती हैं। ये जो कैश होता है इसमें बेसिकली आता है कैश इन हैंड। क्या आता है? कैश इन हैंड, यानी कि वो पैसा जो कंपनी के पास ऑफिस में है बिल्डिंग में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैश इन हैंड इसके अंदर आ जाता है। इसमें डिमांड डिपॉजिट आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ ये कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, नीचे ऑप्शन दे देंगे कि बताइए कौन सी चीज़ ऐसी है जो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती, तो इसके एग्जाम्पल याद करके जाना है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करती है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट ख़रीद लेती है और बहुत जल्दी वो इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कंपनी करती है, यानी कि कंपनी ख़रीदती है और वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। यहाँ वर्ड आया हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी कि विद इन 1 ईयर। अब ये हाईली लिक्विड का क्या मतलब है वो नीचे पता चलेगा। दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, मतलब हमने कोई शॉर्ट टर्म कैश इक्विवेलेंट का कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करा और हमें पता है ये इन्वेस्टमेंट हमें पैसा देगा, नोन अमाउंट ऑफ कैश, हमें पता है इसके बदले हमें कितना मिल जाएगा। एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क, और ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा इसमें कोई इनसिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। एक साल ये डेफिनेशन आई थी 1 नंबर में, और बच्चे हैं ना बस यहाँ तक लिख कर आ गए थे नोन अमाउंट ऑफ कैश, ये नहीं लिखा था विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क, तो उन्हें हाफ मार्क मिला था। ये डेफिनेशन याद कर लेना। अब हम देखते हैं कैश इक्विवेलेंट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। याद रखिएगा ये कैश इन हैंड तो आपका कैश में आ गया। कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आता है, वो पैसा जो बैंक में है। चेक्स भी इसका एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, ये कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल है। करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसका तीसरा नाम है, ये कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल है। ट्रेजरी बिल आपने जो पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें से एक ट्रेजरी बिल होता है, वो इसका एग्जाम्पल है। ड्राफ्ट ऑन हैंड वो इसका एग्जाम्पल है। तो कैश इक्विवेलेंट के ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये आप याद रखिएगा। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन बना तो ये बन सकता है भाई कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या बताया। अगर आप यहाँ पर देखें, एक यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन डज एन इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट को हम कब कहेंगे कि ये कैश इक्विवेलेंट है। तो 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ये ज़रूर याद करके जाना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन में ये इसी वजह से ली जा रही हैं कि 1 मार्कर में ये अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। देखिए 2 कंडीशंस हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट बनाएगी, और दोनों का होना ज़रूरी है। इट शुड बी रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, यानी कि जब हम इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, कन्वर्ट करेंगे कैश में, तो हमें एक नोन अमाउंट ऑफ कैश, यानी कि हमें पहले से पता होगा इस इन्वेस्टमेंट के बदले हमें इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है इस इन्वेस्टमेंट के बदले हमें इतना पैसा मिल जाएगा, तो वो कहलाता है कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। और यहाँ जैसा आया था ना हाईली लिक्विड, तो ये हाईली लिक्विड का पीरियड कितना यूजुअली बताते हैं 3 महीने। एक इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट सिर्फ तभी माना जाता है व्हेन इट हैज़ अ शॉर्ट मैच्योरिटी लाइक 3 मंथ्स, 3 महीने का पीरियड होना चाहिए, और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। आप ये 3 महीने वाला याद रखें कि जनरली कैश इक्विवेलेंट वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो विद इन 3 मंथ्स क्या होते हैं, रेडिली कन्वर्टेबल हो जाते हैं नॉन अमाउंट ऑफ कैश में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं आता हूँ
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बेसिकली ये एग्ज़ाम्पल जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं देखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो ये तो सिंपल हैं, ये भी याद रखिएगा। ये वाला अक्सर भूल जाते हैं। कैश रिसीव हुआ रॉयल्टीज़, फ़ीस और कमीशन से। रॉयल्टीज़ का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे टी.एस. ग्रेवाल की बुक है। टी.एस. ग्रेवाल हर साल अपनी बुक लिखते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, और फिर सुल्तान चंद जो पब्लिशर है उससे कहते हैं भाई ये बुक छापो। सुल्तान चंद उस किताब को प्रिंट करता है, मार्केट में बेचता है, सारा पैसा सुल्तान चंद के पास आता है। टी.एस. ग्रेवाल ये कहते हैं भाई मेहनत मेरी, सारा पैसा तुम कमा रहे हो, ये जो तुम मेरी बुक प्रिंट कर रहे हो इसके बदले मुझे फ़ीस चाहिए। अब वो जो फ़ीस दी जाती है वो कहलाती है रॉयल्टी। क्लियर है? तो टी.एस. ग्रेवाल का ये ऑपरेशन है, ये बिज़नेस है, और उन्हें उसके बदले क्या मिल रही है? रॉयल्टी। रॉयल्टी, फ़ीस एंड कमीशन। तो ये याद रखना, ये इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो है। इनकम टैक्स रिफ़ंड, आपने ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफ़ंड कर दिया, तो जब रिफ़ंड करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। तो ये भी क्या है? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना। ये तो याद रह जाते हैं लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं, और जो MCQ आता है उसमें इन्हीं को पूछा जाता है। इधर आ जाइए, इधर था आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड, इधर है इनकम टैक्स पे करना। तो अगर ये आए कि इनकम टैक्स पे करा है तो बेटा याद रखना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। वेजेस देना, सैलरीज देना, रेंट देना, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। जब हम इन्हें पे करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो है। तो आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखना जिन पे मैंने फोकस करा है। अब मैं बात करता हूँ आपकी एक ये कॉन्सेप्ट आता है 1 मार्कर में, ये अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड का ट्रीटमेंट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज और फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ये जो आप CFS बना रहे हो ना, आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन CFS के आते हैं ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कहलाती हैं। फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जैसे कि बैंक्स, ये सारे फाइनेंशियल कंपनीज हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सारे फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो हमें बस ये बताना है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंटरेस्ट का पे करना, डिविडेंड का पे करना, इंटरेस्ट का रिसीव होना और डिविडेंड का रिसीव होना, ये क्या माना जाता है? जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का बनाया है, तो यहाँ याद करने का तरीका देख लो। एक 1 मार्कर में ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। इंटरेस्ट पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, या तो लोन पर पे करेंगे या डिबेंचर्स पे करेंगे। लोन पर या डिबेंचर्स जो होते हैं वो फाइनेंसिंग होते हैं, इसलिए उन पर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट भी क्या है? फाइनेंसिंग है। देखिए फाइनेंसिंग है, और उसका आउटफ्लो जब पे करेंगे। डिविडेंड जो पे होता है वो शेयर्स पे होता है। इसका मतलब ये है नॉन फाइनेंशियल कंपनी ने अपनी कंपनी के शेयर्स क्या करे? बेचे पब्लिक को, पब्लिक से पैसा लिया और उस पैसे पर ये डिविडेंड दिया जा रहा है। ये डिविडेंड वो भी हो सकता है इंटरिम डिविडेंड, ये डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड भी हो सकता है। फ़िलहाल जब शेयर्स फाइनेंसिंग में आते हैं तो उन पर पे किया जाने वाला डिविडेंड भी फाइनेंसिंग में आएगा, आउटफ्लो होगा। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट समझाया था ना, अगर ये कंपनी ये जो ऊपर आए हुए ना इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये तो कंपनी ने अपने डिबेंचर्स और अपने शेयर्स बेचे, अब उन पर इंटरेस्ट दे रही है, उन पर डिविडेंड दे रही है। और यहाँ जो इंटरेस्ट मिला है और डिविडेंड मिला है, ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में करे हैं। कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर ख़रीद लिए, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ख़रीद लिए, उस पर क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो ये इनफ्लो होंगे जब पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे होगा वो फाइनेंसिंग है,
और पे होगा तो आउटफ्लो है। पेड वर्ड बना ही आउटफ्लो के लिए है। तो दोनों पेड इंटरेस्ट और डिविडेंड ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हैं, दोनों इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव ये इन्वेस्टिंग के इनफ्लो हैं, ये याद रखना। अब यहाँ जो फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं इनका काम क्या होता है? लोन लेना देना, शेयर्स बेचना ख़रीदना, ये सारा। बैंकिंग कंपनीज और म्यूचुअल फंड कंपनीज फाइनेंशियल कंपनीज में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट पे करा, जैसे ऊपर पे करा था ये इंटरेस्ट, ये रहा। यहाँ डिविडेंड पे करा, जैसे ये पे करा था। यहाँ इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जैसे ऊपर रिसीव हुआ था। यहाँ डिविडेंड रिसीव हुआ, जैसे ये हुआ। लेकिन अब ज़रा देखना, फाइनेंशियल कंपनीज ये क्वेश्चन मेंशन करेगा, थ्योरी के क्वेश्चन में आ सकता है। तो जब क्वेश्चन आए ना इंटरेस्ट और डिविडेंड को लेकर, तो सबसे पहले चेक करना कंपनी फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। देखिए, इंटरेस्ट का मिलना, डिविडेंड का मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। इंटरेस्ट का मिलना और डिविडेंड का मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और ये इनके इनफ्लो होंगे। क्या होंगे ये? इनफ्लो। ये आ गया आपका इनफ्लो फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। इंटरेस्ट का पे करना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल कंपनीज के लिए लोन का लेना और देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और उस पर देने वाला इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनीज ने डिविडेंड पे करा। फाइनेंशियल कंपनीज ने डिविडेंड पे करने का मतलब इस कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे पब्लिक को, और शेयर्स का बेचा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है, उसका आउटफ्लो। कहने का मतलब ये है सिर्फ डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, अदरवाइज बाकी सारे ऑपरेटिंग हैं फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। और एक चीज़ देखिए, यहाँ डिविडेंड पे करा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है नॉन फाइनेंशियल के लिए। यहाँ डिविडेंड पे करा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है फाइनेंशियल के लिए। तो वही पॉइंट यहाँ बताया, डिविडेंड जो हम पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है हर तरह की एंटरप्राइज के लिए। तो ये पूछ सकते हैं कि एग्जांपल बताओ जो हर एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो आप कहेंगे डिविडेंड पेड। तो ये ज़रूर देख कर जाना आप, 1 मार्कर में या अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये भी देखिए, इससे भी 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इक्विटी शेयर्स बेचे अदर देन कैश, यानी कि बदले में हमने बिजनेस लिया या असेट्स ली, तो यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आ गया। अब यहाँ है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर्स बेचे, बदले में हमारे पास कैश ना आकर असेट्स या बिजनेस आ गया, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल याद रखना। हाँ, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाता है, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन्हें हम कैश फ्लो में लेते ही नहीं, क्योंकि उससे ना तो कैश बढ़ता ना कम होता। एक होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। क्योंकि आप देखिए, कैश जब हम डिपॉजिट करेंगे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो जो 11 में कॉन्ट्रा एंट्री करी थी ना, वो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? CFS में कैश फ्लो उसमें कोई अराइज नहीं होता। और यहाँ पर कहा, अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ख़रीदते बेचते हैं, तो इसे भी माना जाता है कि ये कैश फ्लो इसमें अराइज नहीं होता। ये भी याद रख लेना, एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हेन डज कैश फ्लो अराइज। कैश फ्लो यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो कब अराइज होता है, कब उसकी शुरुआत होती है? तो यहाँ बताया, कैश इनफ्लो अराइजेस यानी कि एक कंपनी के पास कैश तब आता है जब ट्रांजैक्शन का जो नेट इफ़ेक्ट है
उससे क्या हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है। यानी कि अगर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है इसका मतलब इनफ्लो होगा, और अगर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है इसका मतलब कैश आउटफ्लो होगा। तो ये पॉइंट देख लेना। अब ये आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बहुत कम आता है लेकिन अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं वो खर्चे भी होते हैं और इनकम भी होती हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्सपेंसेस भी होते हैं और इनकम भी होती हैं, लेकिन ये वो खर्चे होते हैं और वो इनकम होती हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती। ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती बल्कि अदर एक्टिविटीज़ से होती हैं। अगर हम बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम हो तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाती है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स खर्चे भी होते हैं और इनकम भी होती हैं, और ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती। और ये जो खर्चे और इनकम होती हैं ना, ये बार बार भी नहीं होती। एक बार हो गई फिर नहीं होगी, ठीक है, एक बार इनकम मिल गई फिर नहीं मिलेगी, ये चीज़। तो ज़रा देखते हैं डेफिनेशन। अभी तक बहुत कम एग्ज़ाम में देखने को मिला है, लेकिन आपको याद करना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। और अगर एक नंबर में CFS के क्वेश्चन में आ जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर एक्सपेंसेस, पता चला ये खर्चे भी होते हैं, इनकम भी होती हैं। दैट अराइज, ये उन ट्रांजैक्शन से होते हैं जो क्लियरली अलग हैं ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। कंपनी के जो बिज़नेस है उससे बिल्कुल अलग होते हैं ये खर्चे और इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होती हैं वो बार बार नहीं होती। और मैं बता दूं, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो नुकसान होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। अब सुने, ये मैंने इस तरीके से स्प्लिट अप बना दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जो खर्चे और इनकम होती हैं वो ऑपरेटिंग में भी होती हैं, इन्वेस्टिंग में भी होती हैं, फाइनेंसिंग में भी होती हैं। तो बहुत आसान है इन्हें याद करना, ठीक है, और इनका ट्रीटमेंट याद करना। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक्सपेंसेस। देखिए मैंने क्या कहा, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो समझ जाना नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि वो जो नुकसान है वो ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का है या फाइनेंसिंग का है, तो ये हमें देखना है। देखिए अगर गुड्स को नुकसान पहुंचा है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ में क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, लैंडस्लाइड्स आ जाएगा, हेवी रेन आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, फायर आ जाएगा, या और दूसरी चीज़ें आ गई। तो अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से गुड्स को नुकसान पहुंचा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एग्जांपल है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का है, क्योंकि गुड्स जो होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। अगर फिक्स एसेट्स को नुकसान पहुंचा है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, अगर फिक्स एसेट्स को नुकसान पहुंचा है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, तो याद रखना बेटा वो क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो मैंने ये स्प्लिट अप अलग अलग यूँ दिया कि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग निकालना तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से नुकसान हुआ। आग पर हमारा कंट्रोल होता नहीं, इन्वेंट्री का मतलब गुड्स है, नुकसान हुआ है। अच्छा, गुड्स में जो आग लगती है ये बार बार नहीं लगती, कभी कभी लग गई, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एग्जांपल है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कंपनी को बनाने से पहले किए जाते हैं। क्लियर हो गई बात, जैसे लीगल एक्सपेंसेस हो गए, डॉक्यूमेंटेशन खर्चा हो गया, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ बताया
ये वो सारे इंसिडेंट हैं जो बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। एम्प्लॉइज़ को कंपनसेशन पे करा अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू उसे कंपनसेशन पे किया गया। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले लेता है तो एज आने से पहले तो कंपनी उसे कंपनसेशन देती है। इस तरीके के इंसिडेंट भी बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। तो ये तीनों ही हमारे एग्जाम्पल हैं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के ऑपरेटिंग के। अच्छा मान लीजिए आपको नुकसान पहुंचा, आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। तो क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ये आपकी इनकम है। तो पता चला अब अगर किसी क्वेश्चन में, अगर आप देखें बुक में आपको 1 मार्कर क्वेश्चन गिवन है और उसमें ये पूछ लेते हैं कि ये बताइए ऑपरेटिंग का आंसर क्या है, इन्वेस्टिंग का क्या है, फाइनेंसिंग का क्या है। अगर एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑपरेटिंग में, तो वो जो आप बनाते हो ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वहाँ पर आप क्या करना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेस कर देना। मैं आपको फॉर्मेट में इसका दिखा देता हूँ। जैसे ये आ गया, देखिए ये हमने 4 चीज़ें ऐड करी थी, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करा था। यहीं पर ये नेट प्रॉफिट लिखने से पहले यहाँ लिखना लेस कर देना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी कि ये खर्चे एक्सपेंस जो हैं ये माइनस हो जाएंगे। अगर इनकम रिसीव हुई है यानी कि इंश्योरेंस रिसीव हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो खर्चे माइनस होंगे और इनकम ऐड होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर हो गई बात, ये याद रखना। तो बड़ा सिंपल है, अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से लॉस हुआ है तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से एक्सपेंस है, और अगर उसके वो जो लॉस हुआ उसका इंश्योरेंस मिल गया तो वो आपकी क्या है, इनकम। अब ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का कैसे होगा, अगर गुड्स में आग लगी है तो वो ऑपरेटिंग का एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अगर फिक्स्ड एसेट्स में आग लगी है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से तो वो इन्वेस्टिंग का एक्सपेंस है। देखो दे रखा है लॉस ऑफ मशीनरी लॉस हो गई आग लगने की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, नुकसान हुआ है भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से इन्वेस्टिंग का। इनकम क्लेम रिसीव हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का हमने क्या करा रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था, क्लेम मिल गया। अब सुनो, अगर ये इन्वेस्टिंग में आता है तो भाई इनकम जब आपको रिसीव होगी तो इनफ्लो होगा, तो ये तो आपका इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, खर्चा है पैसा जाएगा, आपका आउटफ्लो इन्वेस्टिंग हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनेंसिंग में आता है पेमेंट ऑफ बायबैक शेयर्स की पेमेंट करी तो वो एक्सपेंस है। क्लियर हो गई बात ये। तो ये आपका बस यही ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्पल आते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। ऑपरेटिंग का अक्सर आता है तो बाय चांस अगर आ जाए तो ये ज़रूर याद रखना। माइनस कर देंगे हम क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, और ऐड कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती ही नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हैं। जब नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से नुकसान होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहलाता है। अब अगर गुड्स को नुकसान पहुंचाए तो वो ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाता है। अगर वो फिक्स्ड एसेट्स को नुकसान पहुंचा है तो वो इन्वेस्टिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स याद करके ज़रूर जाना। अब देखिए ये कुछ मैंने आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए दे दिया था, ठीक है, कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज थ्योरी के लिए है, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो बताया गया है। तो ये आप देख लेना। क्लियर है बात ये। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोन की। किसकी बात करता हूँ, इसे इस तरीके से याद रखो, सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स। फाइनेंशियल कंपनीज़ ने क्या करा, किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदे, ठीक है, ब्रोकरेज पे करी, ब्रोकर्स को ब्रोकरेज दी जाती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ इन सिक्योरिटीज़ पर, और फिर उन सिक्योरिटीज़ को बेच दिया। यानी कि मान लीजिए एक कंपनी है, ये रही एक कंपनी है एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी के सिक्योरिटीज़ ख़रीद ली। फाइनेंशियल कंपनी है, इसने इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स ख़रीद लिए, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ख़रीदते टाइम ब्रोकरेज पे करी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है।
ठीक है। और ये जो शेयर्स ख़रीदे हैं इसके बदले क्या मिला, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला। अगर डिबेंचर्स ख़रीदे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स ख़रीदे हैं तो डिविडेंड मिलेगा, वो भी ऑपरेटिंग है। फिर बाद में जो सिक्योरिटीज़ ख़रीदी थी उन्हें बेच दिया, वो भी ऑपरेटिंग है। क्लियर है, सीक्वेंस याद रखना। ख़रीदते टाइम ब्रोकर्स को ब्रोकरेज पे करी, जो ख़रीदा है उसके बदले रिटर्न मिला, इंटरेस्ट और डिविडेंड के बदले, और आखिर में सिक्योरिटीज़ को बेच दिया। ये तो था शेयर्स को लेकर और डिबेंचर्स। अब यहाँ आ जाओ लोन। अगर हमने किसी को लोन दिया है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। जब लोन देंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें, और बाद में अगर हमें हमारे लोन का पेमेंट मिल जाता है तो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। बोरोइंग्स, लोन का उधार लेना और उस पर इंटरेस्ट देना, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये एग्जांपल याद रखना 1 मार्कर के लिए। आई थिंक ये भी आपके क्लियर हो गया। अब चलिए मैं एक बात और करता हूँ, पहले मैं देख लूँ मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो गया ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस अभी हम बाद में लेंगे। अब जो मुझे बताना है ना बेसिकली आपको, वो क्या बताना है, ये पॉइंट वी हैव डन इट। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न डन हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, 10% ये हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो गया, ठीक है। अब ज़रा आप एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर आया है कैपिटल रिज़र्व। ये आपका CBSE का जो इस साल का सैम्पल पेपर है उसमें अगर आप देखें तो ये बताया है कैपिटल जनरल रिज़र्व, इसका तो ट्रीटमेंट आपको पता है। अगर ये बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट में आप इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल रिज़र्व यहाँ पर आया है 50,000 से 60,000 हो गया, 50,000 से 60,000 हो गया, बढ़ गया। कैपिटल रिज़र्व जो होता है वो एक ऐसा रिज़र्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। कैपिटल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो रेगुलरली बिजनेस को नहीं होते। जैसे मशीन को बेचकर गेन हुआ, तो ये जो गेन हुआ है ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, इसी में से कैपिटल रिज़र्व बनाया जाता है। तो अब इन्होंने इस कैपिटल रिज़र्व के बारे में कोई बात कही नीचे, ये बताया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 30,000 रुपये का था हमने 40,000 रुपये का बेचा साल में। 30,000 वाला इन्वेस्टमेंट हमने 40,000 रुपये में बेचा, 10,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, जिसे हम नाम देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, कैपिटल प्रॉफिट का एग्जाम्पल है और इसी से कैपिटल रिज़र्व बनता है। तो बताया ये जो इन्वेस्टमेंट पर गेन हुआ है, गेन का मतलब फ़ायदा, ये जो इन्वेस्टमेंट को बेचने पर गेन हुआ है ये हमने कैपिटल रिज़र्व में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको इस क्वेश्चन में बनाना है। ये रहा, देखिए ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये टू बैलेंस PD लिखा, बाय बैलेंस CD आपने लिखा। फिर यहाँ देखिए आपने इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा, 40,000 रुपये का, सेलिंग प्राइस ये आ गया। 30,000 वाला 40,000 में बेचा, 10,000 का आपका क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल रिज़र्व में चला गया। प्रॉफिट सारे ये आते हैं। तो ये जो कैपिटल रिज़र्व आपका बढ़ा है ना 50,000 से 60,000, 10,000 रुपये, वो यही है, ये जो ये प्रॉफिट कमाया गया है। तो ये 10,000 रुपये 50 से 60 जो है वो ये आ गए, बाकी बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कैपिटल रिज़र्व आ जाए तो हमें क्या लिखना है, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल रिज़र्व आपके क्लियर हो गया। हाँ, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व गिवन है, क्या गिवन है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व, और ये आपको गिवन है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। ये आ गया 2 लाख रुपये और ये आ गया 1,80,000 रुपये। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व बढ़ता है, याद रखना, अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व आपका इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका बढ़ेगा कब, जब आपने शेयर्स और ज़्यादा इशू करे हैं। इशू करने का मतलब आपके पास पैसा आएगा। तो जब आपने शेयर्स और ज़्यादा इशू करे हैं तो तभी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो जितना बड़ा है वो इशू ऑफ शेयर्स में ऐड हो जाएगा,
और अगर ये कम हो गया इसका मतलब इसे हम कहीं नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये यूटिलाइज हो चुका है। कि वो पांच फंक्शंस होते हैं ना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के, उनमें से किसी एक पर्पज़ में ये यूटिलाइज हो जाएगा, इसे हम कहीं नहीं दिखाएंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को। चलिए अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपके सामने आया है, एक आपके सामने मशीनरी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ मशीनरी है। प्रीवियस ईयर है 6,20,000, 8,60,000। क्लियर हो गई बात। अब आप ये मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD लिखेंगे आप, कितना आ गया? 60,000 रुपये, सॉरी ओपनिंग बैलेंस 6,20,000 रुपये ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया बाय बैलेंस CD, क्या आ गया? बाय बैलेंस CD आ गया 8,60,000 रुपये ये आ गया। अब चलिए वर्किंग कर लेते हैं। अब पार्ट देखिए, एक चीज़ जो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है, जो मशीन बिकेगी ना, सबसे पहले उसकी बुक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कई क्वेश्चन में कॉस्टिंग गिवन होती है, कई क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन होती है। अगर कॉस्टिंग गिवन है तो बुक वैल्यू पता लगा लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्टिंग। कितनी कॉस्ट गिवन है? 60,000 रुपये की कॉस्ट गिवन है। इस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन है ना, ये उस मशीन पर है जो सेल हो गई। 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करते ही मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। क्या आ गई? मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। और ये कितना आ गया? 40,000। अब इस 40,000 को मैं सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लूँगा, कितना है? 20,000 में बिकी है तो 20,000 का लॉस आ जाएगा मेरा। 40,000 वाली मशीन 20,000 रुपये में मैंने बेच दी। अब देखिए, ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है, ये बाय बैंक करके मैं यहाँ लिख दूँगा, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल कितना? 20,000 रुपये। फिर मेरा लॉस भी यहीं आ जाता है, लॉस कितना आ गया? 20,000। अब जो डेप्रिसिएशन है, एक तो वो मशीन जो बिकी है उसका है 20,000 रुपये, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, पूरा साल का डेप्रिसिएशन 60,000 है। दो फिगर गिवन है, यहाँ बाय डेप्रिसिएशन आएगा। क्या आएगा? यहाँ बाय डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन कौन सा बाय डेप्रिसिएशन आएगा ये क्लियर नहीं है। भाई आप ये बताइए, ये जो मशीन आपने 60,000 रुपये की बेची है, ये मशीन का एक पार्ट है जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में है। तो ये जो बिकी हुई मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये डेफिनेटली पूरे डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी ऐड है। तो जब आपको यहाँ डेप्रिसिएशन दिखाना है तो आपको कंप्लीट डेप्रिसिएशन जो है वो दिखाना होगा यहाँ पर 60,000 रुपये। ये पॉइंट था बताने का, जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ 20,000 लिख देते हैं, कुछ कहते हैं जी 20,000 का ये डेप्रिसिएशन है, 60 का ये है, 80,000 हो गया। तो जब इस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में ये 60,000 की कॉस्टिंग वाली मशीन शामिल है, तो डेफिनेटली बिकी हुई मशीन का डेप्रिसिएशन इसमें भी इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ 60,000 रुपये लिखेंगे। ये पॉइंट था इसके बताने का, इसे भूलना मत। अच्छा ये जो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका फॉर्मेट। ये जो होता है ना, ये नेट प्रॉफिट जो आप यहाँ लेते हो, इसका बेटा पूरा नाम होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। क्या होता है? नेट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा है तो समझ जाना ये नेट प्रॉफिट होता है, या इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गई बात ये? तो ये इस चीज़ को आप याद रखना।